रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। चलिए, हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, तो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी। फिर ये सवाल आया था कि सर रिवाइज कर लें, तो पहले इस लेक्चर को ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे कि रिवाइज कैसे करना है और क्या चीज़ें करनी है। उसके लिए मैंने ये किया है कि इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनसे मैंने पूछा है कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से तुम लोगों के सवाल क्या होते हैं, व्हाट डू यू आस्क अ क्वेश्चन। तो उन्होंने क्वेश्चन बताया, तो उस हिसाब से कि भाई ये क्वेश्चन है तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा और फिर हम लेक्चर रिवाइज कर लेंगे। ठीक है कि भाई ये वाली चीज़ समझने के लिए या ये जवाब देने के लिए या कॉन्सेप्ट सही करने के लिए तो हम क्या कर लें, ताकि आपको भी मालूम हो कि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपसे क्या सवाल होंगे। तो मैंने 3-4 लोग हैं जो सीनियर पोजीशन पे है जो इंटरव्यू करते हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स का, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से क्या। खैर उन्होंने कुछ और चीज़ें भी लिखी हैं जो शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है, लेकिन 12 तो यू विल बी अवेयर ऑफ दोज क्वेश्चंस। तो ये ख़त्म कर लेते हैं जल्दी से और चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात ये कि हमने एनालॉगस पढ़ा था, एम्पेरिकल पढ़ा था, डिकम्पोजिशन और प्रोसेस बेस्ड। तो जो आपको प्रोजेक्ट असाइनमेंट दिया गया, प्रोजेक्ट नहीं असाइनमेंट दिया गया, उसमें प्रोजेक्ट प्रोसेस बेस्ड कॉस्टिंग की गई थी। एनालॉगस क्या होता है? एनालॉगस कंपेयर करना फ्रॉम द प्रीवियस प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो अगर आपने एक वेबसाइट बनाई थी यूबीएल की और एक मीज़ान बैंक की बनानी है, तो तकरीबन बैंक है, वेबसाइट है, तो सिमिलर चीज़ें होंगी, तो सिमिलर प्रोजेक्ट होंगे। ऐसा नहीं कि वेबसाइट को आप कंपेयर कर रहे हो बिजनेस एप्लीकेशन से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एम्पेरिकल हमने कहा था कि हमारे यहाँ यूज नहीं होता है इंडस्ट्री में। उसकी वजह क्या है कि जनाब इसके लिए फॉर्मूला एस्टेब्लिश करने के लिए आपके पास हिस्टोरिकल डेटा 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का चाहिए। अगर वो हिस्टोरिकल डेटा नहीं है और वो इक्वेशंस या डेवलप नहीं हो सकती है तो ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कोकोमो का नाम आपने सुना होगा, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, बेरी बॉयम ने बनाया। तो के लॉग जो लिखा हुआ है, किलो लाइन ऑफ कोड, ठीक है। तो किलो लाइन ऑफ कोड या एफ पी का मतलब फंक्शनल पॉइंट, ठीक है। तो उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, ये हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। डिकम्पोज करना एक प्रोजेक्ट को, अगर मैंने आपसे कहा कि जनाब एक बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बना दें, तो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर को आप डिकम्पोज करेंगे। ये हमने ये वाली डायग्राम देखी थी कि एक बड़े प्रोजेक्ट को आप डिकम्पोज करते हैं और सबको जमा करते जाते हैं। अगर आप ये देखें, अगर आप नीचे से 1.5, 1.4, 1.5 इनको जमा कर लेंगे तो इनिशिएशन की टाइम और कॉस्ट आ जाएगी। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट करना चाहें तो 2.6, 2.5 इन सबको जमा कर लेंगे। अब ये 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन जो भी है, तो टोटल एस्टिमेशन आ जाएगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 2.4 जो है वो 4 दिन में होगा और ये 10 दिन में होगा, ये 15 दिन में होगा, ये 20 दिन में होगा, व्हाटएवर। तो जमा करते जाएं तो ये टोटल काम जो है वो 35 डेज में होगा, ये वाला काम जो है 25 डेज में होगा। तो 25 और 35 को जमा कर ले तो ये दोनों काम हो जाएंगे इसी तरह से, ठीक है। तो ये बड़े प्रोजेक्ट को ब्रेक कर लिया जाता है, डिकम्पोज कर लिया जाता है और फिर उसको ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। तो आपको पास टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये डिकम्पोज करने का तरीका है कि अगर कोई आप ईआरपी बना रहे हैं तो उसमें 4 मॉड्यूल है या 3 मॉड्यूल है। मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये आपका मॉड्यूल 1 है, ठीक है। इसी तरह से ये मॉड्यूल 3 है, ठीक है। तो हम अभी तक जो बात कर रहे हैं वो दरमियान वाले इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम जो बात कर रहे हैं वो ये जो भी बात हो रही है लेवल 3 की, वो इस लेवल की बात हो रही है, ठीक है। बाकी 2 की बात नहीं हो रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि हमारे पास 3 मॉड्यूल हैं। तो हमने अभी एक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को क्या नाम है डिकम्पोज किया है। मॉड्यूल 1 अलग डिकम्पोज होगा, मॉड्यूल 3 अलग डिकम्पोज होगा।
फिर उन सबको जमा कर लेंगे तो फिर हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो आपके पास एक्चुअली आप देखिए इसको डिवाइड किया तो आपके पास ये आ गया 1 2 3। तो इनमें से सिर्फ सेल्स फोरकास्टिंग को हमने ये किया तो आपके पास आ गया टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3, ठीक है। और फिर आपने सबको जमा कर लिया तो एक बहुत बड़ा सा आपके पास टास्क की लिस्ट आ जाएगी। टास्क की लिस्ट आ जाएगी, क्या करना है और कब करना है और कौन करेगा, ये आपका प्लान आ जाएगा, फिर से आपकी हो जाएगी। हमने आखिरी में पढ़ा था प्रोसेस बेस्ड, एक एक्सेल की एग्जांपल पढ़ी थी, ठीक है। तो इसमें टॉप पे हमारे पास प्रोसेस था, ठीक है। मैं फिर से दिखा देता हूँ वो एक्सेल शीट, किसी को कोई सवाल हो तो उसमें से पूछ ले। एक मिनट में आपको एक्सेल शीट दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। नजर आ रही है आप लोगों को एक्सेल शीट? ये एक्सेल शीट नजर आ रही है आप लोगों को? नजर आ रही है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था, ये हम सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ क्विकली कि टॉप पे जो आपको वो प्रोसेस नजर आ रहा है, जो भी प्रोसेस आपका होगा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप 4, 5, 6, ये आप प्रोसेस है आपका, ये आपका स्कोप है, ठीक है। हम ये बनाएंगे ये बनाएंगे, तो उसमें लिस्ट ऑफ टास्क आ जाएगी जो हमने भी पढ़ा था, लिस्ट ऑफ टास्क। आई टास्क नंबर 1 2 3 4 ये खत्म हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6, 2 का, 3 का 3.1 3.2 3.4, तो ये सारे काम आपके पास हो जाएंगे। और फिर ये आपने देखना है कि कितने दिन में होगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो काम है ये 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, टोटल मिला के 10 दिन में होगा, ठीक है। जैसे रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है ना 10 दिन, तो फॉर एग्जाम्पल ये 2 दिन में होगा, और ये वाला 4 दिन में होगा, और ये वाला 4 दिन में होगा, ठीक है। तो ये सारा जो आप मिलाएंगे ये 2 4 ये जाके 10 दिन में होगा, ठीक है, 10 दिन में हो जाएगा। तो इसके हमने 10 दिन लगा दिए, तो ये 15 दिन में लगा दिए, ये 9 दिन में लगा दिए। अब ये दिन लगाएंगे तो सारे टोटल रिक्वायरमेंट लेने के दिन आ जाएंगे जनाब। 147 डेज जो है वो रिक्वायरमेंट लेने में लगेंगे। ये अलग अलग होगा, ये डेट्स अलग होंगी, सारा कुछ होगा, लेकिन इसमें तो इसकी कॉस्ट आपको पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी? ये 170 डेज हैं, तो क्या किया, 147 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने बीए की कॉस्ट से। तो बीए की जो कॉस्ट है वो हम देख लेते हैं, ये बीए की कॉस्ट है, देख रहे हैं आप, ये बीए की कॉस्ट है। इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, ये बीए की कॉस्ट है। बीए की कॉस्ट यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 147 से और 2 से। तो आप ये देख रहे हैं, ये 147 और 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, दिख रही है आपको? एक्सेल तो आपको आता ही होगा। ये C26 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, और ये वाली ई जो है ये वाली कॉस्ट पर डे जो है मैंने लगा दिया, ठीक है। तो ये कॉस्ट आ गई तकरीबन 20 लाख रुपए। ये और कॉस्ट आ गई 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, सॉरी, तकरीबन 91, लेस देन 9 लाख रुपए। अभी सारा जमा कर लिया हमने, तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ गई, ठीक है। ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ गई, और उसको फिर आपने मल्टीप्लाई कर लिया प्रॉफिट से, ठीक है। तो यहाँ तक इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। तो ये सवाल था डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। अभी हम देख लेते हैं लेक्चर के अंदर कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, वो मैंने आखिर में रखी हुई है। यहाँ तक कोई सवाल? सर ये आपने रिक्वायरमेंट की डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल इन मटेरियल आउट इंस्पेक्शन वगैरह है, तो ये जो है अगर इन चीज़ों के बारे में कैसे पता चलेगा ये अलग अलग? सॉरी, कौन सी? आप फिर से बोलिए, सवाल आपका क्या है? सर एक्सेल एक्सेल शीट में जो है ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सेल शीट दोनों को एक्सेल शीट नजर आ रही है आप लोगों को? रनिंग
नहीं आ रही, मैं चलिए पीपीटी शेयर कर होंगे लेता हूँ। चलिए एक्सेल शीट अब आ रही है नजर। यस सर। सर ये बताइए। ह्यूमन रिसोर्स में रिक्रूटमेंट, पेरोल, अप्रेजल, अकाउंट पेबल्स वगैरह, ये जो स्पेसिफिक चीज़ें, ये तो हमें निकालने में मुश्किल हो रही थी। सवाल क्या है, ये स्कोप समझ में नहीं आ रहा, ये चीज समझ में नहीं आ रही, ये सवाल है। हाँ ये चीज़। ठीक जी। है ठीक है ठीक है, सवाल करेंगे तो समझ में आएगा ना कि सवाल क्या है। प्रोसेस तो समझ में आ गया ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर के भाई, ये प्रोसेस है हमारा, यानी ये चीज तो समझ में आ रही है, ऊपर वाली चीज प्रोसेस। यस सर। ठीक है। हाँ, अब यहाँ चैलेंज है, यहाँ चैलेंज होना भी चाहिए, इसलिए चैलेंज होना चाहिए कि अभी हमने बिजनेस को नहीं पढ़ा है, या हम जब फॉर एग्जांपल मैं जिन लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर पढ़ा रहा हूँ उनको मैंने अभी बैंक नहीं भेजा है कि भाई बैंक में जाके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिस्टम बनाना है, क्योंकि आपको पता नहीं है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो उसके लिए डोमेन की नॉलेज चाहिए। अब जो लेफ्ट वाला साइड है ना वो समझ में नहीं आ रहा, बात सही है, इसलिए कि हमको अभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाना कैसे है, उसमें कितनी डिटेल होगी, क्या क्या रिक्रूटमेंट सिस्टम क्या होगा, अप्रेजल सिस्टम क्या होगा, अब ये वाली नॉलेज नहीं है, इसलिए हमें स्कोप भी समझ में नहीं आ रहा और हमें समझ में नहीं आ रहा। वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, तो ये कब समझ में आएगा, जब हम कोई रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ लेंगे और हमें कोई बताएगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनता है, या जो नंबर 2 लिखा हुआ है फाइनेंस, जरा वॉइस को वो कर देंगे। ठीक है, तो अगर अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो फिर हमें कॉस्ट अकाउंटिंग तो फाइनेंस का सिस्टम बना पाएंगे। इसी तरह से नंबर 3 जो है वो, अगर हमने ईआरपी पढ़ा होगा या एमआरपी पढ़ा होगा या स्टोर्स इन्वेंट्री पढ़ा होगा तो हमें समझ में आएगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, परचेज सिस्टम क्या होता है। देखिए, एक्चुअली तो आपने डेटाबेस पढ़ी हुई है, फ्रंट एंड बैक एंड डेट, और कोई लैंग्वेज पढ़ी हुई है जिससे आपको प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन बनाना क्या है ये कोई बताएगा। वो क्या बनाना है, परचेज का सिस्टम बनाना है, वो क्या बनाना है, वो अकाउंटिंग का सिस्टम बनाना है, वो क्या बनाना है, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिस्टम बनाना है। तो उसके लिए डोमेन की नॉलेज होनी जरूरी है, और डोमेन की नॉलेज होगी तो फिर हम बता पाएंगे कि रिक्वायरमेंट कितनी देर में बनेगी, कितना होगा। तो वो अभी चैलेंज है और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने पढ़ाया भी नहीं था ये आपको, लेकिन क्योंकि मैंने सवाल दिया हुआ था आपको कॉस्टिंग का, तो मैंने कहा था मैं आपको बस ये बता देता हूँ कि कॉस्टिंग होती कैसे है। तो अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको किसी भी डोमेन को समझना होगा जब आप रिक्वायरमेंट लेने जाएंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, कोई चीज बताई जाएगी। फाइनेंस का सिस्टम है तो अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी, अगर एचआरएमएस का सिस्टम बनाना है तो एचआरएमएस सीखनी पड़ेगी, और अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाना है तो फिर ईआरपी को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। यस सर। तो सर इसमें जब आप जो पेपर में देंगे तो उसमें आप कॉस्टिंग का जो पार्ट देंगे तो उसमें भी यही एक्सेल शीट में जैसे आपने किया है वैसे ही करना होगा। हाँ, उसमें आपको एक्सपेक्टेड चीजें लिखनी होगी कि भाई हमने ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पे आपने लिख दिया कि जनाब जो भी वेबसाइट के पेजेस थे, पेजेस के नाम लिख दिए हैं, और फिर आपने लिख दिया ये 6 दिन में बनेंगे, ये 4 दिन में बनेंगे। तो मैं 6 दिन और 4 दिन को नहीं क्वेश्चन करूंगा, मैं आपके प्रोसेस को देखूंगा कि आपने ये जो एक्सेल शीट है वो बनाई पूरी है, यानी उसमें ऊपर स्टेप्स लिख दिए हैं, लेफ्ट साइड पे कितने पेज लिखने हैं ये लिख दिए हैं, और इसमें 5 घंटे लिखा है या 8 घंटे लिखा है, दैट डज नॉट मैटर। ठीक है, मैटर ये है कि प्रोसेस या जो स्टेप्स है वो सही है। बात समझ में आई है। यस सर। ठीक है, तो स्टेप्स समझ लीजिए कि प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन क्या होती है। तो टॉप पे या जहां पर भी आप प्रोसेस लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे स्कोप लिखेंगे और उसमें नंबर ऑफ आवर्स या नंबर ऑफ डेज लिख देंगे और उसकी कॉस्टिंग कर देंगे बस। तो अगर आपने क्वेश्चन को देखते हुए प्रोसेस सही लिखा है तो आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है ठीक है, चलिए चलिए, तो अब हम लेक्चर पे दोबारा से चले जाते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, और ये आखिरी चीज रह गई है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है,
तो जब भी आप कॉस्टिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट कॉस्ट वो है जो स्टाफ को दे रहे हैं, मसलन स्टाफ के सैलरी दे रहे हैं, मेडिकल दे रहे हैं, प्रोविडेंट फंड दे रहे हैं। उसको जरा बड़ा कर दो, ठीक है। या फिर ट्रैवलिंग दे रहे हैं कि जैसे होता है ना कि एक जगह से दूसरी जगह अपनी गाड़ी यूज कर रहे हैं तो उसको पेट्रोल के पैसे दिए जाते हैं, या कोई और सर्विसेज है, कंसल्टिंग, लॉयर, ये सारी चीजें। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, आप उसको ऑफिस दे रहे हैं, ऑफिस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा भी जा रहा होगा ना। अगर ऑफिस इंश्योर्ड है और आपने उसको इक्विपमेंट दिया हुआ है, पीसी, लैपटॉप, ये सारी चीजें, वो भी कॉस्ट लगती है ना, तो वो भी एक कॉस्ट होगी। तो उसको पर सीट निकाल लिया जाता है। पर सीट ऐसे निकाला जाता है कि फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में 100 लोग हैं, तो 100 लोगों को बिठाने का खर्चा क्या है, मैं इसको देख लेता हूँ। 100 लोगों के बिठाने का खर्चा है जनाब, ऑफिस का किराया ₹1,00,000 है, बिजली जो है वो 50,000 रुपए की जाती है, और जो इक्विपमेंट है वो उसकी एक कॉस्ट है जो डेप्रिशिएट होती है हर साल, और फिर उनको चाय पानी रोजाना देना होता है, तो ये कॉस्ट है। फिर मेंटेनेंस बिल्डिंग की। तो मैंने कहा कि जनाब ₹3,00,000 महीने का जाता है 100 लोगों का। तो मैंने कहा डिवाइड करो ₹3,00,000 को 100 से, तो पता चला कि जनाब 30,000 रुपये महीना पर सीट कॉस्ट आती है। तो 30,000 रुपये महीने को हमने डिवाइड कर दिया 22 से, तो पता चला कि जनाब 1200-1300 रुपये पर डे पर सीट कॉस्ट आती है हमें, ठीक है। तो फिर हमने कहा कि वो भी लगाओ इसमें जो सैलरी देते हैं, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आई? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यस सर। सर वो अटेंडेंस करवाएंगे। सर वो अटेंडेंस ले लें। जी सर, अटेंडेंस ले लें। ठीक है जनाब, अटेंडेंस ले ली जाए। चलिए जरा अटेंडेंस बोलते जाइएगा सारे लोग। अहमद रजा प्रेजेंट। जी, बस जरा जोर से बोलते सर को आवाज आ जाए। मोहम्मद अली खान, प्रेजेंट। मरियम अजहर, प्रेजेंट। अब्दुल्ला बिन हुसैन। सर असद ने चैट में लिखा है प्रेजेंट। असद ने चैट में लिख दिया, ठीक है। नेहा फातिमा, प्रेजेंट। मोहम्मद हसीब, प्रेजेंट सर। मोहम्मद काशिफ, प्रेजेंट सर। समोश कुमार, विशाल कुमार, सर विशाल की नेट का थोड़ा इशू है। आगे विशाल कुमार सही। मोहम्मद माज, प्रेजेंट सर। अब्दुल मुस्तफा, प्रेजेंट सर। हसन नवीद, प्रेजेंट सर। रबीउल मुगल, हातिम शब्बीर। सर उनके यहाँ पे लाइट गई हुई है। किम गया? आतिम। हातिम गया। जवाद शेख, प्रेजेंट सर। मोहम्मद तौफीक, तंजीलुर रहमान, प्रेजेंट सर। सैयद वहाज अली, वहाज। चलिए मैं दोबारा से रन थ्रू कर रहा हूँ, जो लोग एब्सेंट है सिर्फ उनका नाम कॉल करूंगा। समवेश कुमार, रबीउल मुगल, मोहम्मद तौफीक, वहाज अली, ठीक है। चलिए तो अटेंडेंस हो गई हमारी। हम लेक्चर पे चले जाते हैं। सर टॉपिक ने चैट पे प्रेजेंट बोल दिया। तौफीक ने प्रेजेंट का, अच्छा तौफीक भाई जरा जल्दी बोल दिया करें, तब मैं
बंद कर देता हूँ तो फिर मुझे थोड़ा सा चैलेंज होता है उसको दोबारा से खोलना। चलिए मैं लगा देता हूँ। तौफीक साहब, तौफीक साहब जी, लगा दिया आपकी अटेंडेंस। चलिए अब ये कहाँ गया? चलिए अभी लेक्चर नजर आ रहा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट थोड़ी समझ में आई या कोई सवाल है? एनीबॉडी हु हैज अ क्वेश्चन? सर अभी तक तो कोई सवाल। अभी तक तो कोई सवाल नहीं है, तो बस ये लेक्चर खत्म हो गया उसके बाद। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा और फिर अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं थोड़ा सा रोल चेंज कर लेता हूँ। बजाय टीचर के अब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मैं सवाल आपसे पूछूंगा और अच्छा एक कागज पेंसिल ले लीजिए और नोट करते जाइए। तो फिर जब हमसे, ठीक है, तो ये मॉक इंटरव्यू आपका हो रहा है, तो फिर अगर इसको फिर हम देखेंगे हमें क्या चीज हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं और क्या चीज हमें मुश्किल लग रही है, उस हिसाब से हम अपने लेक्चर्स को दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं सवालात करता हूँ, सारे नहीं, कुछ सवालात करता हूँ। लेट मी ओपन अप हिज मैसेज जो उसने मुझे भेजा है। ठीक है, तो जरा गौर से सुनिए और कागज पेंसिल पे लिखते जाइएगा और फिर हम जरा पूछते हैं। तो उसने कैटेगरी की हुई है कि सवाल हम डेवलपमेंट प्रोसेस से पूछते हैं, नॉलेज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, और हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूछते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के हिसाब से पूछते हैं और टेस्टिंग के हिसाब से पूछते हैं। ठीक है, तो SDLC का पूरा वो उन्होंने कर लिया। ठीक है, तो अच्छा कुछ जनरल सवाल हैं। ठीक है, तो जनरल सवाल ये हैं जनाब, अच्छा मैं इनको थोड़ा सा कंपाइल कर लूंगा तो मैं आपको भेज भी दूंगा, लेकिन अभी वो बहुत ही रॉ फॉर्म में, उसने कुछ सवाल बस ऐसे बना के भेज दिए, तो थोड़ा सा स्टैंड कर लूँ तो फिर मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग जरा पढ़ लीजिएगा। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है जो फ्रेश इंजीनियर से पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो मेरा काम भी यही है कि मैं आपको कुछ सिखाऊं जो आप इंडस्ट्री के लिए तैयार हो पाए। अच्छा, पहला सवाल ये है कि आपने अभी तक जो प्रोजेक्ट किए हैं उसमें कौन से टूल्स को यूज किया है? व्हाट इज योर वर्किंग एक्सपीरियंस ऑन द टूल्स? ये सवाल है। तो जाहिर सी बात है आपने प्रोजेक्ट बनाए होंगे कोर्सेज में, तो कोई टूल यूज किए होंगे। तो एक्चुअली वो पोटेंशियल जानना चाहता है कि कौन सा टूल आपका अच्छा है। ठीक है, तो अगर वाकई में अच्छा है, अच्छा टूल सारे नहीं आने चाहिए, कोई एक आना चाहिए और बहुत अच्छा आना चाहिए, ये आपकी एडवाइस है। ठीक है, ये पहला जनरल सवाल है। दूसरा सवाल है कि किस तरह के प्रोजेक्ट में, व्हाट आर सम प्रोजेक्ट्स यू आर वर्किंग इन योर स्पेयर टाइम? तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या कंप्यूटर CS के हैं, तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं? कोई आपका इंक्लिनेशन है इस गेम्स पे काम करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट में, या फिर तो वो आपका ट्रेंड देखना चाहता है कि आपकी जो माइंड सेट है वो किस तरह चलती है, या आपको पता ही कुछ नहीं है। ठीक है, फिर एक सवाल ये किया गया है कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? ठीक है, तो एक्चुअली सवाल ये है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, और एक जो हॉबीइस्ट होता है ना, जिसको कहीं से उसने डेटाबेस सीख ली है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली है, हॉबीइस्ट कोडर में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या फर्क होता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये नोट करते जाइए, फिर इसके जवाब हम ढूंढते हैं। फिर एक सवाल है कि व्हाट स्किल डू यू थिंक आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर? ठीक है, तो अब ये सवाल लिखते जाइए। फिर एक सवाल है कि व्हाट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डू यू थिंक इज द मोस्ट डिफिकल्ट? कौन सी चीज है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा मुश्किल है? फिर एक सवाल है कि अगर इससे आपको, पहला पिछला वाला कौन सा था? जी इससे पिछला वाला कौन सा था कि डिफिकल्ट पार्ट से पहले वाला? व्हाट स्किल्स डू यू थिंक आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर? सही है। ठीक है,
अच्छा, एक और सवाल है कि अगर आपको टेल मी अ टाइम यू रिसीव्ड अ नेगेटिव फीडबैक, आपने काम किया और किसी ने कहा यार तुमको तो काम ही नहीं आता है, तो इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? आप असाइनमेंट बना के आए, टीचर ने कहा यार ये क्या काम किया है, तब आप सोच रहे हैं यार इतनी मेहनत से मैंने काम किया है, तो हाउ वुड यू फी डील विद द नेगेटिव फीडबैक? अच्छा, ये बात होता है रियल लाइफ में कि आप अच्छा काम करके गए हो कि आपको लेट डाउन कर देगा, तो क्या करेंगे? एक्चुअली इमोशंस कंट्रोल कैसे करेंगे आप? कभी आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्या चीज चेक होती है। इंटरव्यू में भी चेक होता है, आपकी पर्सनैलिटी भी चेक होती है। तो ऐसे लोग जो गुस्से के तेज होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, उनको नॉर्मली हायर नहीं किया जाता है। इस तरह के सवाल किए जाते हैं जिससे आप चिढ़ जाएं। ठीक है, चलिए, ये तो एक जनरल किस्म के सवाल हो गए। अब आ जाते हैं नॉलेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अभी एक जनरल सा सवाल है कि कौन कौन से मॉडल, कौन कौन से फ्रेमवर्क होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए, ये सवाल है। तो आपने कौन कौन से मॉडल पढ़ लिए हैं और कौन से आपको पता है, ये एक्चुअली वो जवाब चाह रहा है कि आप बताएं कि जनाब हमने ये वाले मॉडल पढ़ लिए हैं। तो अगर आप जवाब देंगे तो फिर उसमें मजीद सवाल हो जाएगा कि फलाना क्या होता है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर वाटरफॉल का बताया तो वाटरफॉल पे एक्चुअली देखना चाहेंगे आपके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के सही है कि नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़कर आए हैं तो मैं आपको उसी तरह से बिठा दूंगा ये एजाइल वाली टीम के साथ या वाटरफॉल वाली टीम के साथ। अब मैं बैठ के पढ़ाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए कि डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। तो इसलिए जो थ्योरी पढ़ लिया आपने उसको यूज कर लीजिए। ठीक है, फिर सवाल है एजाइल मेथोडोलॉजी क्या होती है और स्क्रम फ्रेमवर्क क्या चीज होती है, ये आप पढ़ चुके हैं, हम दोबारा से पढ़ लेंगे। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट सवाल है, डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट रोल क्या होते हैं? अब ये याद है आपको, हमने पढ़ा था वाटरफॉल के अलग रोल पढ़े थे और एजाइल के अलग रोल पढ़े थे या स्क्रम के अलग रोल पढ़े थे। अभी थोड़े से दोबारा से पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, इसको हम दोबारा से पढ़ लेंगे। तो ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं कि जी वाटरफॉल क्या चीज होती है, एजाइल क्या चीज होती है, और वाटरफॉल है तो उसमें कौन से रोल हैं। और अच्छा, एक बात है जो अक्सर लोगों ने गलती किया, जब आपसे रोल पूछे गए तो आपने स्क्रम मास्टर, इस स्क्रम में ना स्क्रम मास्टर भी लिखा है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी लिखा हुआ है। अच्छा, स्क्रम में कभी प्रोजेक्ट मैनेजर होता नहीं है, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना वाटरफॉल में होता है, कभी स्क्रम में नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये हमने बहुत ध्यान देके पढ़ाया था। जिन लोगों ने लिखा हुआ है असाइनमेंट में वो बहुत गलत किया हुआ है। ठीक है, तो स्क्रम मास्टर और प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो स्क्रम के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर होता ही नहीं है। ठीक है, अब ये सवाल है डिफरेंट रोल, तो हम जरा पढ़ेंगे उसको, दोबारा से पढ़ेंगे। डिफरेंट रोल हो गया। फिर दूसरी आई कि डिफरेंट डॉक्यूमेंट जो आप एसडीएलसी फॉलो करते हैं उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं और उनका पर्पस क्या होता है और उसका कंटेंट क्या होता है। अभी देखिए थ्योरी ही पूछ रहे हैं वो लोग। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होती है और चेंज मैनेजमेंट क्या चीज होती है। तो जरा नोट कर लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट पूछी जाती है क्योंकि ये बहुत इस्तेमाल होती है। एक और सवाल है जो कि शायद आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या चीज होती है, प्लानिंग क्या चीज होती है, कौन से टूल यूज किए जाते हैं। अभी आप शायद 7वें या 8वें सेमेस्टर में पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल ये फ्रेश इंजीनियर से पूछा जा रहा है। एक सवाल और है, टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट, ये फंक्शनल है नॉन फंक्शनल को जरा समझना चाह रहे हैं। तो अगर आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल का कॉन्सेप्टली पता है तो बहुत अच्छी बात है। रटा बनाओ, कॉन्सेप्ट पता हो गया, फंक्शनल क्या चीज होती है, नॉन फंक्शनल क्या चीज होती है। ठीक है, अब थोड़ी सी टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन की बात हो रही है। अच्छा, मैंने ऑटोमेशन आपको नहीं पढ़ाया तो मैं ऑटोमेशन थोड़ी सी टच कर लूंगा। मैंने आपको टेस्टिंग लाइफ साइकिल पढ़ाया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पूछते हैं कि भाई कोई ऑटोमेशन का टूल पता है नहीं पता है। तो नॉलेज ऑफ द टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन, तो टेस्टिंग क्या चीज होती है और इंडस्ट्री में क्योंकि अब टूल यूज होने लगे ना, तो कौन कौन से टूल होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, कम से कम नाम तो पता होना चाहिए और क्यों यूज होते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो वो नोट कर लीजिए, वो मैं थोड़े से नाम आपको, जहाँ टेस्टिंग पढ़ाई है वहाँ आपको थोड़े से नाम, बगजिला और मेंटेस और ये थोड़े नाम बता दूं और उनमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टूल के कुछ नाम पता होने चाहिए और वो क्या है।
एक और सवाल है, डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। अच्छा, ये कोर्स में था लेकिन मैं क्योंकि बहुत थोड़ा सा धीरे धीरे हम पढ़े थे, फिर हम अडॉप्ट कर रहे थे, तो हमें जब बताया गया कि कोर्स थोड़ा सा, तो ये हमने नहीं पढ़ा था। तो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन हम पढ़ लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन ये इंडस्ट्री के सवालात के हवाले से। ठीक है, तो बाकी सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस भी उसने पूछे हैं, लेकिन अभी ये मैं इसमें अभी पढ़ाऊंगा नहीं आपको सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस, ये मैं किसी और क्यूए के कोर्स में और उसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स में पढ़ाता हूँ, तो इसको मैं फिलहाल नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब हम शुरू के सवालात पे चले जाते हैं और हम जरा जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक हमने क्या सीख लिया। तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि कौन कौन से मॉडल होते हैं, तो कोई जवाब देना चाहेगा इस पे कि कौन कौन से मॉडल पढ़ लिए हैं, या कोई चीज़ ज़हन में आ रही है, या फिर हम थोड़ा सा चले जाएं और मॉडल्स को पढ़ लें, एसडीएलसी को पढ़ लें। सर यही वाले मॉडल यूज किए हैं, वाटरफॉल हो गया, वी शेप हो गया, और एजाइल हो गया, और जो है स्पाइरल हो गया। हाँ, अब देखिए नाम तो हैं, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि क्या होता है। मैं वहाँ चलता हूँ, मैं फिर आपसे ना वहाँ लर्निंग के पॉइंट से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब मैं उधर ही जाता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में खोल रहा हूँ। ठीक है, हमने बस शुरू में ये पढ़ा था, नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, एक तो जनरल मॉडल हो गया कि जनाब, अब इस मॉडल को थोड़ा रोक लीजिए, क्यों पे जाते हैं। अभी मॉडल क्या है पे नहीं जाते हैं, व्हाट इज द मॉडल पे नहीं जाते हैं, क्यों पे जाते हैं। अब आप एक यूनिवर्सिटी से सीएस का कोर्स कर रहे हैं, तो आपको और बहुत सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं 8 सेमेस्टर में, कोडिंग के अलावा और डेटाबेस के अलावा आपको एक इंजीनियर बनाया जा रहा है। तो अब मैं कहता हूँ, अगर मैं आपको किसी फार्मास्यूटिकल में या किसी बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल में या बैंक में भेज दूं सॉफ्टवेयर बनाने, तो क्या करेंगे आप। अब ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि आप क्या करेंगे। तो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो कहेगा भाई सब पढ़ के आ गए हैं, तो अगर पहला स्टेप करोगे तो क्या करोगे, दूसरा स्टेप करोगे तो क्या करोगे, तीसरा स्टेप करोगे तो क्या करोगे। इसलिए ये मॉडलिंग पढ़ाई जा रही है, या ये प्रोसेस या मेथोडोलॉजी पढ़ाई जा रही है। तो ये जहन में रहे कि क्यों पढ़ रहे हैं, तो फिर ये समझ में आएगा कि क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है भाई? यस सर, यस। ठीक है, अब मैंने आपको बैंक में भेज दिया, तो आप कोडिंग और टेस्टिंग नहीं करेंगे, वो शायद थर्ड स्टेप है। ठीक है ना, देख रहे हैं आप, ये वाला इम्प्लीमेंटेशन, ये वाला स्टेप और ये टेस्टिंग, ये तो ठीक है। उससे पहले डिजाइन करना है, उससे पहले रिक्वायरमेंट लेनी है। तो सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता जब तक मेरे पास पता ना हो कि बनाना क्या है। जैसे अभी आपने कॉस्टिंग के मॉड्यूल में देखा कि सर हमें तो ह्यूमन रिसोर्स या फाइनेंस के सिस्टम का पता नहीं है, तो इसका मतलब है मैं नहीं जाऊंगा रिक्वायरमेंट लेने। अगर मैं डेवलपर हूं तो कोई और आदमी जाएगा जो कि रिक्वायरमेंट इंजीनियर होगा या बीए होगा, और उस डोमेन को या उस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को समझता होगा। वो जाएगा, रिक्वायरमेंट लेके आएगा, डॉक्यूमेंट लेगा और वो सब समझ के आएगा, वो हमें समझाएगा कि भाई ये बनाना है। फिर हम उसको डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे। ठीक है, अभी मॉडल को नहीं पढ़िए। अभी जरा सोचिए कि मैं एक बैंक में चला गया हूँ, तो मुझसे पूछा जा रहा है कि तुम क्या करोगे, तो मैं बता रहा हूँ कि सर मुझे तो जब तक आप रिक्वायरमेंट लिखी हुई नहीं देंगे कि क्या बनाना है, तब तक मैं नहीं बनाऊंगा। फिर आपसे दूसरा सवाल होगा कि क्या आप जाके रिक्वायरमेंट ले सकते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं सर, अभी तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि मुझे डोमेन का नहीं पता है। आप समझ रहे हैं, ये सारी थ्योरी जो है ना, वो सोच लेंगे मैंने पढ़ लिया और मैं पास हो गया हूँ और मैं इंडस्ट्री में चला गया हूँ। उस सिनेरियो में जाएंगे तो थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई ना कोई स्टेप फॉलो होगा ना, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। अब ये वाला मैं स्टेप फॉलो नहीं करता हूँ तो मैं कुछ और करता हूँ। वो क्या है, वो एजाइल है। ठीक है, अभी तक यहाँ तक क्लियर हुआ कि हम इलस्ट्रेशन करते हैं, डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, टिपिकल मेथोडोलॉजी।
अभी एजाइल पे नहीं जाते, ठीक है? तो ठीक है, ये प्लान ड्रिवन, याद है किसी को प्लान ड्रिवन क्या होता है, चेंज ड्रिवन क्या होता है? प्लान ड्रिवन मतलब सीक्वेंशियली चलते हैं, मतलब जब तक एक स्टेप पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है आगे नहीं बढ़ते हैं। और चेंज ड्रिवन जो है, जो रिक्वायरमेंट अभी मौजूद होती है तो ये उसके हिसाब से ही चल पड़ता है। जी, और कोई जवाब देना चाहेगा कि प्लान ड्रिवन क्यों कहते हैं और चेंज ड्रिवन क्यों सर कहते हैं? सर सर प्लान के ड्रिवन मुताबिक में जो होता सब है कुछ कि चल रहा होगा जो तो वो अगर चेंज चेंज ड्रिवन वो होता है, जैसे अगर क्लाइंट कोई बोलता है भाई ये कोई चेंज वगैरह कर दो। हाँ, देखिए, ट्रेडिशनल को या वाटरफॉल को प्लान ड्रिवन कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो मैं बताता हूँ, और एजाइल को चेंज ड्रिवन कहते हैं और क्यों कहते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है? तो मैं इसको रोक लेता हूँ। अब कॉन्सेप्ट सही करते हैं, आप पढ़ते नहीं है, कॉन्सेप्ट सही करते हैं। मैं आपको एजाइल की तस्वीर दिखाता हूँ और मैं दोनों में बताता हूँ कि प्लान ड्रिवन कहते क्यों है और चेंज ड्रिवन कहते क्यों है। अब ये डायग्राम नजर आ रही है आप लोगों को, ये चेंज ड्रिवन की है और हम क्यों चेंज ड्रिवन कहते हैं, और प्लान ड्रिवन क्या चीज होती है। अब दोनों को जरा समझते हैं, ठीक? सर इसमें एक और भी चीज पूछनी थी कि ये बर्न डाउन चार्ट ये क्या चीज है? बताने की इजाजत दे, मैं बताऊंगा ना। बर्न डाउन में समझाना ही शुरू ही किया है अभी आपको, ठीक है? दोनों में फर्क समझा रहा हूँ ना। बर्न डाउन होता है, टर्मिनोलॉजी मुख्तलिफ है। यही तो हमने सवाल किया था, उसने सवाल किया था ना कि दोनों की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, दोनों की। जैसे यहाँ स्क्रम मास्टर नजर आ रहा है या स्प्रिंट प्लानिंग नजर आ रही है, वाटरफॉल में नजर नहीं आएगी। तो वो टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो बर्न डाउन क्या चीज होती है मैं भी बताता हूँ, ठीक है? ये इजराइल की तस्वीर नजर आ रही है ना सारों को भाई? जी सर। नजर आ रही है? जी सर। आ रही है।